फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, लेकिन केस स्टडीज में कैसा आएगा ये किसी ने नहीं बताया। और मेरा एजेंडा यहां पे एक रात पहले आने का पता है क्या है? ये 2 बड़े चैप्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद मैं मार्केटिंग चैप्टर डिस्कस करूंगा, उसका भी वीडियो आने वाला है कुछ देर में। लेकिन अगर मैं यहां पर तुम लोग को आज रात में बता दूं कि कल क्या पूछा जा सकता है, सोचो तुम्हारी कितनी हेल्प होगी। यही रीजन था कि ये 2 वीडियोस एंड तक रोक के रखे। बहुत गालियां खाई, बहुत ही गालियां खाई, लेकिन जो फंडा सोच लिया, जो दिमाग में बिठा लिया, सन की लोग हैं, करके तो वही दिखाएंगे। तुम लोगों का रिवीजन होना अपने आप से जरूरी था, तुम रिवीजन करके बैठ गए। चलो देखते हैं इन चैप्टर से केस स्टडीज को कैसे क्रैक करना है और पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को 3 टॉपिक्स करवाने वाला हूं, और वो है डिसीजंस। पहला हुआ आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी जो तुम जानते हो। दूसरा हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन, और तीसरा हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब तीनों का मतलब समझा देता हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब, जब तुम मार्केट में बड़े बड़े एसेट्स खरीदने जाओगे तो वो एसेट्स कितने के कॉस्ट करेंगे, वो कैसे होंगे, वो कितने होंगे, वो कितने खरीदोगे, कितने नहीं खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, वो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन से एसेट्स खरीदने चाहिए, कौन से एसेट्स नहीं खरीदने चाहिए। फिर आता है आपका डिविडेंड डिसीजंस। हम अगर प्रॉफिट कमाते हैं फ्यूचर में जाकर, एज अ कंपनी प्रॉफिट कमाते हैं, तो क्या वो हमें हमारे शेयर होल्डर्स के साथ बांटना चाहिए, वो पब्लिक जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है। फाइनेंसिंग डिसीजन, अगर मैं पैसा उठाता हूं तो किस सोर्स से उठाऊं, क्या मैं मार्केट से लोन लूं या इक्विटी शेयर्स में चला जाऊं, यानी मैं शेयर मार्केट में जाऊं और पब्लिक से बोलूं इन्वेस्टमेंट करो और ओनर बन जाओ हमारी कंपनी के। दिक्कत यहां पे क्या होगी, जब केस स्टडी आएगी इन तीनों की, या इन तीनों में से किसी एक की, लिख लो कहीं पे, मैंने बोला है कि इसकी केस स्टडी आ सकती है, तब दिक्कत ये हो जाएगी कि कैसे पहचाने कि कौन की किसकी कैसी केस स्टडी है। कहीं पे भी केस स्टडी में हिंट है प्रॉफिट के बारे में, डिविडेंड डिसीजन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना डिविडेंड, यानी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहीं पे भी कोई हिंट मिल रही है, डिविडेंड डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड वही हो सकता है। दूसरा, अगर गलती से भी कहीं पे भी बोल दिया गया कि हम सोच रहे हैं एक्सपेंशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो दूसरे नाम से जाना जाता है। या फिर अगर यह बोला जाए वी आर कंफ्यूज्ड कि हम कैपिटल तो रेज कर लेंगे, लेकिन हम शेयर मार्केट में जाएं या फिर डिबेंचर्स वगैरह में जाएं, लोन वगैरह में जाएं, डिविडेंड डिसीजन वगैरह छोड़ देना, फाइनेंसिंग डिसीजन पे आ जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन फाइनेंसिंग डिसीजन का होगा। पहली हिंट खत्म। दूसरी चीज, अब इसमें आपसे पूछा पता है क्या जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल दीज डिसीजंस। अब अभी सब बैठ के रट के बैठ गए होंगे, अब मुझे एडवांटेज वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग अभी सोच समझ के बैठे होंगे, लेकिन वहां पर पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। इसलिए मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम 6 मार्कर आ सकता है, तो मैंने 6 कुछ ऐसे पॉइंट निकाले हैं जो आपके लिए वाइस वर्सा काम कर सकते हैं, इधर उधर काम कर सकते हैं, अगर आप ये तीनों डिसीजंस के फैक्टर्स लिखने बैठ जाओ तो। जैसे पहला, कैश फ्लो पोजीशन। अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कैश फ्लो अच्छा रहेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट्स करो उन एसेट्स में, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट मत करो। पहली चीज हो गई। दूसरा, अगर आपका कैश फ्लो काफी अच्छा है, आप मान के चल रहे हो आपके पास बहुत पैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, यू आर हैविंग अ गुड कैश फ्लो, आप डिविडेंड डिसीजन लो, आप पब्लिक को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, बिकॉज यू आर हैविंग एनफ अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। तीसरी चीज, फाइनेंसिंग डिसीजन। डेट तभी लो, लोन तभी लो जब आपके पास कैश फ्लो अच्छा है। मेरा सिंपल फंडा ये है बताने का कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स अगर तुम याद करके चले गए, शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, चैप्टर को छोटा बनाने की कोशिश है कि अगर ये टॉपिक्स याद कर लिए तो ये कहीं ना कहीं काम कर जाएंगे। जैसे मैं तो इनको तीनों में काम करा सकता हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फ्यूचर में और आप ये मान के चल रहे हो कि उन एसेट्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपका रिटर्न्स काफी अच्छे मिलेंगे आपको, मतलब आपने एक हैवी मशीन में इन्वेस्टमेंट किया और आपको एक्सपेक्टेड है कि वो एसेट आने की वजह से आपके जो रिटर्न्स है वो काफी इंप्रूव हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अगर आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर चल रहे हैं, इंक्रीजिंग मार्जिन पे है, प्रॉफिट्स कमाते जा रहे हो, हायर एंड हायर एंड हायर, यानी ग्रोथ काफी अच्छी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स काफी प्रॉफिटेबल लग रहे हैं, काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, डिविडेंड दो, बिल्कुल दो, दे सकते हो आप, आपके ऊपर है। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, अगर आपको लगता है कि डेट को इंक्लूड करने से या मे बी इक्विटी को इंक्लूड करने से, किसी दो का मिक्स बनाने से, कुछ भी करने से, रेशियो रखने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, अर्निंग पर शेयर आपकी इंप्रूव हो रही है, बिल्कुल लेकर चलो। फिर आ जाते हैं मार्केट स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबिलिटी भी तीनों में काम करेगा, देखो कैसे। अगर मार्केट स्टेबल चल रहा है, मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, इसका मतलब ये है जो मार्केट में एसेट्स अवेलेबल हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहते हो, जो एसेट्स खरीदना चाहते हो, उनकी प्राइस अभी मार्केट में जेन्युइन मिल रही है, तो मार्केट स्टेबिलिटी के कारण आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर पाओगे, क्योंकि अगर मार्केट स्टेबल होगा, फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा, तो आपको प्रॉपर रेट्स मिल पाएंगे।
फिर डिविडेंड डिसीजन, अगर मार्केट स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, ज्यादा बूम डाउन नहीं चल रहा है, बहुत ही स्टेबल मार्केट है, तो शेयर होल्डर्स को खुश करना पड़ेगा। और वो खुशी कैसे दोगे आप? उनको डिविडेंड प्रोवाइड करा के, अगर मार्केट स्टेबिलिटी प्रॉपर है तो। मार्केट स्टेबल है, आप फाइनेंसिंग डिसीजन ले सकते हो। स्टेबल मार्केट में आप डेट उठा सकते हो क्योंकि वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत स्टेबल मिलेगा। अगेन आप यहां पे मतलब सोच के देखो किस तरीके से आप बहुत आसानी से फाइनेंसिंग डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है स्टेबल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो काफी जेन्युइन मिलते हैं, रीजनेबल मिलते हैं, आप वो डिसीजन ले पाओगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अगर लगता है वो एसेट फ्यूचर में काफी ग्रोथ देगा, काफी बूम देगा, बिल्कुल डिसीजन लो। डिविडेंड डिसीजन, अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेके चल रहे हो, फ्यूचर ग्रोथ लेके चल रहे हो, फ्यूचर में डेवलपमेंट लेके चल रहे हो, तो आप डिविडेंड अभी नहीं दोगे, अभी रोक दोगे और शेयर होल्डर से बोलोगे भाई फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू बहुत बढ़ेगी, तो अभी क्यों चाहिए तुम्हें डिविडेंड। फाइनेंसिंग डिसीजन फ्यूचर ग्रोथ पे, ऑब्वियसली कैसे? अगर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लेके चल रहे हो तो आप उस हिसाब से अपना डेट और इक्विटी का रेशियो रखोगे। आप डेट को उतना ही रखोगे जितना आपका इक्विटी वहां पे आपको फायदा दे, मतलब इक्विटी और डेट का ऐसा रेशियो होना चाहिए जहां पे आपको वो डेट लेने से कहीं ना कहीं फायदा हो रहा हो। डेट लेने से फायदा कैसे होता है वो प्रॉपर आपको न्यूमेरिकल में आपने सीखा ही हुआ है। तो मेरा एजेंडा आपको यहां पे समझाना है कि जो डेट आ रहा है वो आपके फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फायदा पहुंचाना चाहिए। और फायदा वो कैसे पहुंचाएगा? जब आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेट लोगे, ना कि बहुत ज्यादा डेट लोगे। ठीक है, कॉस्ट और रिस्क, ये दो चीजें डिविडेंड में काम नहीं करेंगी, लेकिन मैं एडिशनल आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बाकी दो में काम कर जाएंगी। कॉस्ट और रिस्क, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ कॉस्टली अफेयर, तो आप ये श्योर करके चलो कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो प्रॉपर है, आप रिस्क जो ले रहे हो वो प्रॉपर है। दोनों को मिलाकर बोलूं तो भाई रीजनेबल है। अगर दोनों चीजें रीजनेबल है देन ओनली यू कैन टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेम गोज विद द फाइनेंसिंग डिसीजन। आपको ये देखना पड़ेगा फाइनेंस में कॉस्टली कौन सा होता है। जनरली देखा जाए तो इक्विटी जो होता है वो कॉस्टली होता है और डेट कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। तो आपको कॉस्ट देखनी पड़ेगी, लेकिन अगेन उसके साथ रिस्क को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डेट जो होता है वो कंपैरेटिवली हायर रिस्क होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी जो कि लोअर रिस्क रखता है। तो ये भी फैक्टर्स अफेक्टिंग आप फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या था, एजेंडा क्या था यहां पे बताने का? ये चैप्टर को प्रिसाइजली रिवाइज करवाना और इस तरीके से कि आपको ये चीज याद हो जाए। इस तरीके से आपको याद हो जाएगी, आप याद भी रख लोगे और ये पॉइंटर्स के थ्रू अगर बोर्ड एग्जाम में फंस भी जाता है और अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि कौन से पॉइंटर्स याद करें, यार बाबा जी आप तो हेल्प करने आए नहीं, आ गए बाबा जी, सही टाइम पे आ गए जब आपको संभाला जा सकता है। क्योंकि अगर अभी आप बैठ के रात के 9-10 बजे प्लानिंग जैसा चैप्टर कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग जैसा चैप्टर कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम कल सुबह है और अभी बैठकर ये दो चैप्टर्स को जितना अटेंशन देना जरूरी है उससे ज्यादा कोई और टॉपिक नहीं है। लिख लो इसको। अब दूसरे चीज का सत्यानाश करते हैं जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। और अक्सर लोग आपके मन में डर बिठा के बैठे होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो याद कर लो, उसके बाहर कुछ आ जाए तो बात करेंगे अपन। मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। कल पेपर दे के आओगे, कमेंट बॉक्स भर देना जो बोलना है उससे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसके बाहर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आने वाला। जल्दी लिखो, फाइनेंशियल प्लानिंग चालू और खत्म होता है सिर्फ 3 चीजों से। पहला, हम ये देखेंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए। दूसरा, ये देखेंगे कि कौन सा वो सोर्स है जहां से हम वो पैसा रेज कर सकते हैं। और तीसरे, पॉलिसी बनाना चालू कर देंगे ताकि हमारे फंड्स जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाए। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का ओवरऑल मतलब क्या हुआ, ये देखना कि फंड कहां से आएगा और कितना फंड आएगा, और दूसरा उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा। अंडर यूटिलाइज मत करो, ध्यान से लिख लो, अंडर यूटिलाइज मत करो, ओवर यूटिलाइज मत करो। प्रॉपर फंडिंग होना चाहिए, रेशियो प्रॉपर देख लो कि कितना फंड जरूरी है। तो इससे पूछेंगे कि एंड कंक्लूजन क्या हो जाता है। एंड कंक्लूजन सिंपल है, इससे यह पता चल जाता है कि आपको जब फंड की जरूरत है क्या तब फंड आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आपने हमेशा फाइनेंस के लिए पैसा हमेशा से पता करके रखा। आपको यह भी पता है कि सोर्स ऑफ फंड कहां से है, और आपको यह भी मालूम है कि पॉलिसीज बनी हुई है पहले से कि वो फंड कहां यूज होना है। एक और चीज जो इसके अंदर से उठ के पूछी जा सकती है, मतलब ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्या बताया कि हाँ फंड्स अवेलेबल हैं एज एंड व्हेन इट इज नेसेसरी और एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और दूसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर ऑब्जेक्टिव भी आए तो वो इसी के अंदर से आएंगे। तो ये मत बोलना कि बाबा जी वो आ गया था आपने तो बताया नहीं था, वो भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दूसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, नॉट अंडर नॉट ओवर। फिर अब आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर है। ऑब्वियसली चैप्टर कौन सा है, किसका साथ दोगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वाइडर स्कोप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, नैरो स्कोप है। ये एफिशिएंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पूरा बता देता है। ये तो बस ये बताता है कि फंड कितना है, कहां से आएगा और कैसे यूज होगा, बस। बेचारा फाइनेंशियल प्लानिंग तो बड़ा छोटा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो उसके अंदर कोई बहुत डिटेलिंग आएगी नहीं। अब क्या करें, जल्दी बढ़ना है ना आगे, टाइम पास तो करना नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर देखो भाई, ज्यादा डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है।
कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इनटू द कैपिटल। अगर इसको और इलेबोरेट करूं तो अकाउंट्स में बैलेंस शीट तुम लोग पढ़ चुके हो। एक चीज कहलाती है तुम्हारी शेयर होल्डर्स फंड और दूसरी चीज कहलाती है तुम्हारी भाई नॉन करंट लायबिलिटी। ये जो दोनों चीजें मिलकर बनाती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है आपका डेट और शेयर होल्डर्स फंड होता है आपका इक्विटी। तो ये जो डेट और इक्विटी नहीं होता है ना, अगर इक्विटी बोलते हो तो गलत है, वो प्रोनाउंसिएशन बेसिकली जाना चाहिए इक्विटी, तो ठीक है। तो डेट और इक्विटी का जो रेशियो होता है वो बताता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है ना। हम इसे रेशियो में क्यों लिखते हैं मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइस हैं। आप चाहो तो डेट मतलब लोन ज्यादा ले सकते हो, आप चाहो तो इक्विटी ज्यादा रख सकते हो, आप चाहे तो मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब हुआ खुद का पैसा। एक कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे लोग पैसा लगा सकते हैं, आप और हम भी लगा सकते हैं। और अगर आप और हम भी मिलकर कंपनी में पैसा लगाएं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और हिस्सेदार बनने के कारण हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्से के होल्डर, यानी शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो हम कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम इक्विटी लगा रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरीके से। और अगर कंपनी लोन लेती है मार्केट से तो वो डेट कहलाता है। नाउ डेट कैन बी बैंक लोन, बिल्कुल जा सकते हो भाई बैंक लोन ले लो, या फिर डिबेंचर्स। अगर पब्लिक से लोन लेते हो वो तो डिबेंचर है। पब्लिक अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इक्विटी है, और अगर पब्लिक लोन देती है तो वो कहलाता है आपका डिबेंचर्स। नाउ इसके अंदर आपको क्या याद रखने वाली चीज है, याद रखना लोन लेने से फायदा होता है। और वो लोन लेने से फायदा क्यों होता है, मैं बात कर रहा हूं डेट की। अगर आप अपना पैसा लगाओगे तो अपने पैसे पे आपको बिजनेस में पैसा तो लगाना है। मेरी बात ध्यान से सुना, यहां पे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए जब आपने लगाए तो प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपीज का। अगर आप अकेले इंसान हो तो 1 लाख रुपए लगा के 20,000 रुपए खुद कमाओगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपने एक बंदे और को रख लिया, मतलब आपने भाई 2 बंदे हो गए, मतलब 50,000 आपने लगाया, 50,000 उसने लगाया, तब भी प्रॉफिट कमाए 20,000 रुपीज। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, 10,000 वो रखेगा, 10,000 आप रखोगे। तो मतलब लोग मिलकर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन फिर यही होगा कि आपके हाथ में कम पैसा आएगा, क्योंकि अगर लोग मिलकर पैसा लगाएंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो भी लोगों में बंटना चालू हो जाएगा। ऑब्वियसली जो पैसा लगाएगा उसको पैसा मिलेगा। इसी का अच्छा ऑप्शन है डेट। आपने 1 लाख रुपए लगाए, जिसमें से आपने 50,000 खुद से लगाया और 50,000 का लोन ले लिया। अब यार जो आपने 50,000 खुद से लगाया वो तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 50,000 का लोन लिया ना आपने, उस पर आपको एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ा। आप भयभीत हो गए, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको 5,000 रुपए का तो इंटरेस्ट पे करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि आपने भाई प्रॉफिट जो कमाया था वो 20,000 रुपए का था, 20,000 में से आपका इंटरेस्ट 5,000 का चला गया, यानी तब भी आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, 15,000 का। यानी आप अभी भी फायदे में हो, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त को यहां इन्वॉल्व करते तो प्रॉफिट जो 20,000 होता वो आधा आधा बांटना पड़ता, 10,000 आपके दोस्त के पास जाता, 10,000 आपके पास आता। लेकिन अगर आप वहीं पे लोन ले लो तो 15,000 आपके हाथ में आ रहा है, ऑल्दो 5,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे तो बेटर है। यानी डेट को इंक्लूड करने से आपको फायदा हुआ। वहीं आप अगर किसी एक और बंदे को रखते तो उससे आपको नुकसान हो रहा था। ये चीज बताता है आपका डेट, यानी डेट से आपको कहीं ना कहीं फायदा है। अभी मैंने टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बहुत ही जनरलाइज चीज बता रहा था। यानी व्हेनेवर यू विल इंक्लूड डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर यू विल गेन आउट ऑफ इट, और इसी को एक नाम दिया जाता है, हम उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है डेट को इंक्लूड करने से। एक आखिरी बार बताना चाहूंगा, अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए, 2.5 लाख रुपए आपके, 2.5 लाख आपके दोस्त के, तो आपने जो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 50,000 आपका जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 50,000 आपके दोस्त का हो जाएगा। लेकिन आपको 50,000 अपने दोस्त को नहीं देना, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपके लिए बहुत है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा एक काम करते हैं, 2.5 लाख मैं लगाता हूं, 2.5 लाख दोस्त से लगवाने की जगह लोन ले लेता हूं, 2.5 लाख का लोन लिया। अब जो आपने 2,50,000 का लोन लिया, ये जो आपने लोन लिया है ना भाई, इस पे एट द रेट 10% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट पे किया, यानी आपने 25,000 का इंटरेस्ट पे किया। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का है, 1 लाख में से 25,000 चला गया, फिर भी 75,000 रुपए प्रॉफिट आपकी जेब में आया 25,000 देने के बाद भी। यानी अगर दोस्त को रखते तो दोस्त को 50,000 देने पड़ते, लोन ले लिया तो लोन का सिर्फ 25,000 रुपए देना पड़ रहा है, आप फायदे में हो। ये जो डेट को इंक्लूड करने से फायदा होता है, इसी को नाम दिया जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है डेट और इक्विटी का होना, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। हमेशा डेट और इक्विटी में बैलेंस होना चाहिए। याद रखना कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे वो भी बता दे रहा हूं पॉइंटर्स, ताकि आपको ये ना लगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में लिखेंगे क्या। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखते जाना मेरे साथ भाई, है ना, गड़बड़ी मत करना, ये अपन लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, बिल्कुल छोटा छोटा, इससे ज्यादा लिखोगे नहीं, और जो लिखेंगे वो गधे हैं, उनको मार्क्स नहीं मिलने उससे ज्यादा के। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि डेट इज मोर रिस्की बट चीपर, इक्विटी इज रिस्की, इक्विटी इज कॉस्टलियर
बट कंपैरेटिवली लेस रिस्की। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। देयरफॉर थर्ड पॉइंट बना दोगे, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, हाउ मच डेट एंड हाउ मच इक्विटी शुड बी देयर इन योर कंपनी। बस बस बस, इससे ज्यादा कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या कहता है? द लेवरेज द एडवांटेज, लेवरेज का मतलब बेनिफिट, द एडवांटेज। फाइनेंशियल लेवरेज मींस द एडवांटेज दैट यू गेट बाय इंक्लूडिंग डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। जो फायदा होता है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन को ले आने से, उस फायदे को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। जो मैंने आपको सिखा दिया दो एग्जांपल देके कि दोस्त को बुलाते तो ज्यादा देना पड़ता, लोन ले लिया तो कंपैरेटिव कम देना पड़ रहा है, और याद रखना कि वहां पे टैक्स बेनिफिट भी आगे मिल जाएगा। ये फाइनेंशियल लेवरेज होता है। सर हमने तो कोई और डेफिनेशन देखी है, देखी यही है, उसको चेंज कर करके थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो परफेक्ट है, इसको भी उतार लो, अपना यहां पे भी काम खत्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगेन वो चीजें टच अपॉन करवाना चाहता हूं जिससे तुम खुश हो जाओ कि मैं पूरा करके जा रहा हूं। यानी A1 क्लास का बच्चा जो बहुत टेक्निकलिटी में पॉइंट्स लिखेगा, और B वाला बच्चा जो कि हमारा सारथी है, अगर वो ये आंसर लिखेगा तो क्या डिफरेंट मार्क्स मिलेंगे? नहीं, गारंटेड पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट राइटिंग द पॉइंट्स और उनको सही एक्सप्लेन करना। इट इज नॉट अबाउट कि कॉस्ट ऑफ डेट लिख दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख दिया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो लिख दिया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऐसे पॉइंट लिख दिए तो तुम बहुत हाईलाइट हो जाओगे। नहीं है ऐसा कुछ कि भाई तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे और दूसरे को नहीं मिलेंगे। इट इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। यहां से खेलो, जब चीजें सिंपल कर सकते हो तो चीजें सिंपल करो, और अभी वही मौका है, अभी वही टाइम है। तो तुम इस चैप्टर के अंदर ये चीजें क्या याद रख लो कि तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाए, जैसे सामने वाला जो स्मार्ट वर्क कर रहा है वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, वो भी स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो गलत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को कैसे याद रह जाए फुल मार्क्स के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखो। पहला, चाहे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, सबसे बेसिक चीज जो आती है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप सर्विस क्लास में हो, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, तो आपको ना ही हाई फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ना ही हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब मशीन में क्या करोगे? चकरगंदी की तरह खेलोगे तो हो नहीं, बुढ़िया के बाल तो बनाओगे नहीं कि भाई टॉफियां बना के बांट रहे हो। सर्विस दे रहे हो ना आप, तो सर्विस के अंदर आपको मशीन की जरूरत नहीं है, मशीन की जरूरत नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत नहीं है। साथ साथ वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास वर्कर्स नहीं है जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है। आप बहुत लिमिटेड लेवल पे काम कर रहे हो, इसलिए उस कारण से आपको नेचर ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन में हो, हाई वर्किंग कैपिटल हाई फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप सर्विस क्लास में हो, लो फिक्स्ड कैपिटल लो वर्किंग कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हो, बट ऑब्वियसली हाई फिक्स्ड कैपिटल हाई वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है, आपको मेंटेन बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ता है खुद को, और उसको मेंटेनेंस के लिए फिक्स्ड हो चाहे वर्किंग हो, दोनों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट कंडीशंस बूमिंग पीरियड टाइम पे है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, दिख रहा है कि मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी फूट फूट के भरी हुई है, उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा करोगे, मतलब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, बिकॉज आप स्केल कर दोगे अपने प्रोडक्शन को, काफी ज्यादा करोगे। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो फिक्स्ड कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर लेबर इंटेंसिव हो तो फिक्स्ड कैपिटल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है बड़ी बड़ी मशीन खरीदना, मशीन खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप तो लेबर इंटेंसिव हो। लेकिन हां, अगर लेबर इंटेंसिव हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि लेबर को रेगुलरली पेमेंट करना पड़ेगा। अब आते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि आपको लेबर को उतना पे नहीं करना पड़ेगा, आपका मशीन मैक्सिमम काम करके दिख रहा है। यानी यहां पर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे कहीं ना कहीं कोई डिफरेंशिएशन फंस सकता है। याद रखना, जिसने पकड़ लिया है कमेंट कर देना कि ऐसा कुछ बाबा जी ने बताया, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी याद रख लेना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लिया। अब मैं आपको एक और से 2 से 3 चीजें बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर आप चाहो तो फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट बता सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में जब आता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में, तो अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होगा तो आप इक्विटी प्रेफर करोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट में मतलब आपको इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है तो आप कोशिश करोगे कि आप थोड़ा सा डेट ले लो, क्योंकि आपको इक्विटी कंपैरेटिवली वैसे ही एक्सपेंसिव पड़ता है, अब और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये बता रहा है कि आपका डेट जो है वो पूरा सर्विस नहीं हो पा रहा, मतलब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे करते हो ना, इंस्टॉलमेंट्स जो पे करते हो, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसको कवर ही नहीं कर पा रही, तो फिर आप डेट लेना पसंद नहीं करोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर आपका इंटरेस्ट कवर नहीं हो पा रहा है आपके प्रॉफिट से, आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब जो प्रॉफिट कमा रहे हो और जो रिटर्न्स कमा रहे हो वो 10% है और इंटरेस्ट रेट 12% है, तो भाई प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो फिर डेट क्यों लोगे? आप इक्विटी लेना पसंद करोगे, क्योंकि आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है रीपे करने की। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन अगर स्मार्ट खेलना चाहते हो और इस चैप्टर से डर लगता है
ये 4 पॉइंट याद रखो, आपके फुल मार्क्स हैं, गारंटी मेरी है। तो भाई लोग, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती थी और जिसके कारण तुम चैप्टर को बहुत ज्यादा बड़ा समझ रहे थे। अल्टीमेटली चैप्टर बड़ा नहीं था, बात ये थी कि तुम लोग कितना पॉइंट टू पॉइंट सोच पा रहे हो, और वो क्योंकि नहीं हो पा रहा था इसलिए तुम लोग पैनिक मोड में चले गए। तो पैनिक मोड में मत जाओ, जितना मैंने करवाया है उतना बहुत अच्छे से करके जाओ। और न्यूमेरिकल अगर देखना है तो मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में एक न्यूमेरिकल वीडियो डाली है, जो मैं लिंक भी दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ उसको डाउनलोड करो और वो न्यूमेरिकल्स जो कुछ दिए हुए हैं उस टाइप के सॉल्व कर लो। उससे बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ाया है बेसिकली वही पूछा जाएगा, और जो मैंने पढ़ाया है उससे वो एसेंस मिल चुका है कि अगर कुछ इधर उधर का पूछ भी लेते हैं तो तुम वो भी आंसर करके आ जाओगे। कॉमर्स बाबा फैमिली मेंबर्स हो भाई, तुम लोग जीनियस हो। चलो भाई, तो जल्दी से मार्केटिंग का इंतजार रखना, और उसमें भी मैं ऐसी क्लेवर ट्रिक्स बताने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा चैप्टर तैयार करा देगा 10 से 15 मिनट में। क्योंकि केस स्टडी आएगी ना, लॉजिक से खेलो। केस स्टडी में डिटेल्ड आंसर नहीं लिखा जाता, केस स्टडी में ये लिखा जाता है कि पूछा क्या गया है। तो भाई मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।